गुड इवनिंग एवरीवन। कैसे हो सभी? सारे के सारे जो भी एचटेट के एस्पिरेंट्स हैं बहुत अच्छे से अपनी तैयारी कर रहे होंगे, बहुत अच्छे होंगे। एग्ज़ाम आप लोगों का नज़दीक आता जा रहा है। तो देखिए, आज एचटेट से रिलेटेड जो एक बहुत ही इम्पोर्टेंट एक्सरसाइज को लेकर के आए हैं, जहाँ से एग्ज़ाम के अंदर सीधे सीधे क्वेश्चन पूछेगा, तो उनका हम डिस्कस करेंगे। और उस डिस्कशन को हम बहुत ही डिटेल से देखेंगे, क्योंकि एग्ज़ाम एचटेट के एग्ज़ाम में वहाँ से सवाल ना पूछा जाए ऐसा नहीं हो सकता। आज तक के जितने भी प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम में क्वेश्चन हुए हैं, सभी के अंदर वहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है। और क्वेश्चन जैसा कि आप लोगों को दिखाई दे रहा है, क्वेश्चन जो होगा हमारा वो पार्ट्स ऑफ स्पीच को लेकर के है, कि पार्ट्स ऑफ स्पीच को आइडेंटिफाई करना है। देखिए, पार्ट्स ऑफ स्पीच को मैं थोड़ी सी बेसिक जानकारी आप लोगों को दे दूं कि पार्ट्स ऑफ स्पीच जो है होते क्या है। देखिए, पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या होते हैं इसकी जानकारी देंगे आप लोगों को अभी। और एक्सरसाइज को लेकर आए हैं, बहुत ही अच्छी एक्सरसाइज होगी आप लोगों के लिए। उससे पहले मेरे सभी व्यूवर्स से रिक्वेस्ट है कि जो भी न्यू व्यूवर्स हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें, और जो हमारे कंटिन्यू व्यूवर्स हैं वो शेयर करें सेशन को, और अपना फीडबैक ज़रूर दें। देखो, मुझे एक शिकायत है आप लोगों से, और वो शिकायत यही है कि आप फीडबैक नहीं देते हो। आप प्लीज़ अपने कमेंट्स के थ्रू हमें फीडबैक दें कि कैसी क्लास रही है, और उसी के अकॉर्डिंग फिर आप लोगों के लिए और बेहतरीन करने की कोशिश की जाएगी। हालांकि मैं अपनी तरफ से बहुत ही अच्छा कंटेंट आप लोगों को प्रोवाइड करवा रहा हूं। तो चलिए हम शुरू करते हैं। और पार्ट्स ऑफ स्पीच को लेकर के जो हमारा डिस्कशन है, देखिए, पार्ट्स ऑफ स्पीच हमारे पास कितने होते हैं आप सभी को पता है कि जो पार्ट्स ऑफ स्पीच है हमारे पास वो है 8। नाउन है, प्रोनाउन है, एडजेक्टिव है, वर्ब है, एडवर्ब है, कंजंक्शन है, प्रपोजिशन है और इंटरजेक्शन है। ये 8 हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं। अगर एक बात पूछी जाए कि इनको पार्ट्स ऑफ स्पीच कहा क्यों जाता है, देखिए, हम इसको पार्ट्स ऑफ स्पीच क्यों कहते हैं उस बात को समझिए। देखिए, कोई भी बच्चे स्पीच जो होती है, कोई भी स्पीच होती है वो किससे बनती है? वो सेंटेंसेस से बनती है। और सेंटेंसेस किससे बनते हैं? सेंटेंसेस बनते हैं वर्ड्स से। अब बात आती है, कोई वर्ड जो होता है वो उसके फंक्शन के आधार पर उसे नाम दिया गया है। जिन 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच का हमने जिक्र किया है वो उसके फंक्शन के आधार पर नाम दिया गया है। तो सारे स्टूडेंट्स, सारे टीचर लोग हैं, कोई दिक्कत नहीं है, सभी को पता है इस बात का, बहुत अच्छे से पता है कि कोई भी वर्ड जो होता है वो जिस तरह से फंक्शन करता है, यानी कि कोई भी वर्ड एक जैसा फंक्शन नहीं करता है कि हमने ये मान लिया कि सर नेमिंग वर्ड नाउन है तो हम हर जगह ही जहां भी नाम दिखाई दे गया तो हमने उसको ये कह दिया कि तो नाउन है, बिना सोचे समझे। ऐसा नहीं होता है। फॉर एग्जाम्पल से समझिए आप कि मान लीजिए कि आप किसी मुसीबत में हैं, आपकी जेब में एक पेन रखा है ये, और आप किसी परेशानी में आ गए और आपको अपने बचाव के लिए किसी भी वेपन की ज़रूरत है उस समय, लेकिन आपको उस समय कोई भी वेपन नहीं मिला, और आपने अपने बचाव के लिए कोई भी ऐसी दिक्कत में हो कि कोई दूसरा आपके ऊपर कोई अटैक कर रहा है, या कोई XYZ कैसी भी बात हो। स्कूल में अक्सर बच्चों के अंदर बहुत होती हैं ये, ठीक है, आजकल तो थोड़ा कम हो गया। पहले के समय में एक इस पेन को यूज करते थे बच्चे, एक दूसरे को पिंच कर देते थे, ठीक है। तो भाई, जब बात आती है कि आपने अपने बचाव के लिए इस पेन को किसी के अंदर घुसेड़ दिया, तो इस पेन ने क्या काम किया बच्चे? इस पेन ने पेन का काम नहीं किया, ये है तो पेन, लेकिन इसने काम किसका किया? इसने काम किया किस चीज का? एक वेपन का। तो वहां पर ये पेन नहीं है, वहां पर ये वेपन है। हैव यू गॉट इट? यही बात एक वर्ड्स के ऊपर लागू होती है बच्चे, कि किस तरह से
किस तरह से एक वर्ड अलग अलग फंक्शन करता है। बात समझ आई। एक फॉर एग्जाम्पल, बहुत सारे एग्जाम्पल्स अब आपके सामने आ रहे हैं। एक एग्जाम्पल मैं आप लोगों को बताऊं। मैंने कहा सी इज स्टडिंग इन हर रूम। ये हमने एक छोटा सा वाक्य लिया और आपसे पूछा कि इनको बताइए यहां पर क्या काम कर रहा है। तो मेरे सारे के सारे जो भी व्यूअर्स हैं वो इसको बहुत अच्छे से समझ रहे होंगे और बता देंगे इसको कि ये क्या है सर, ये एक प्रेपोजिशन है। क्या है? ये एक प्रेपोजिशन है। अब मैं दूसरा, मैंने आप लोगों से कहा कम इन, और अब आपसे पूछा कि इन क्या है। तो मेरे बच्चे इन यहां पर प्रेपोजिशन नहीं है, इन यहां पर प्रेपोजिशन नहीं है। इन यहां पर क्या काम कर रहा है? इन यहां पर एक एडवर्ब का काम कर रहा है दोस्तों। तो यहां पर एडवर्ब है सेम वर्ड, और यहां पर सेम वर्ड क्या है? एक प्रेपोजिशन है। तो जिन 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच का हमें जिक्र करना है, आज उसी की प्रैक्टिस को लेकर के आए हैं। सेंटेंसेस जो आप लोगों के सामने हैं वो हम शुरू करते हैं, और उन्हीं के साथ साथ हम डिस्कशन करते हुए चलेंगे, उनका एक्सप्लेनेशन करते हुए चलेंगे। तो आइए हम शुरू करते हैं अपनी क्लास को। और फर्स्ट सेंटेंस जो है हमारा वो क्या है देखिए। हमारा जो फर्स्ट सेंटेंस है वो है आइडेंटिफाई द टारगेटेड वर्ड। सभी के अंदर डायरेक्शन आपको यही मिलेगी। टारगेटेड वर्ड को, यानी कि जो हाईलाइट वर्ड है जो पूछा गया है, उसको आपको क्या करना है? बताना है कि वो क्या काम कर रहा है। तो देखिए यहां पर हमारे पास सेंटेंस है द ब्यूटीफुल रेनबो स्पेंड अक्रॉस द स्काई। यहां पर वर्ड पूछा गया है कि ब्यूटीफुल को बताइए क्या है, और ब्यूटीफुल को ऑप्शन दिया गया है नाउन है, एडजेक्टिव है, एडवर्ब है, या फिर वो कंजंक्शन है। तो ये तो बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है। आप लोग देख रहे हो कि रेनबो जो है वो अपने आप में एक नाउन का काम कर रहा है, जो वाक्य में किसकी जगह पर आ रहा है? सब्जेक्ट की जगह पर आ रहा है। और इस नाउन को क्वालिफाई करने का काम ये वर्ड कर रहा है, और नाउन या प्रोनाउन को क्वालिफाई करने वाला वर्ड एडजेक्टिव होता है। तो ये हमारा एडजेक्टिव हुआ, ठीक है। तो एडजेक्टिव वाला ऑप्शन हमारा ये है, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा आपका एडजेक्टिव। बिल्कुल क्वाइट सिंपल है। देखिए बहुत ही सिंपल जो चीज़ें हैं कभी कभी हम उनको समझ नहीं पाते हैं, ठीक है। तो चलिए अगला जो सेंटेंस है हमारा वो क्या है वो देखिए। सी क्विकली फिनिश्ड हर होमवर्क बिफोर गोइंग आउट। अब यहाँ पर जो क्विकली वर्ड है इसको पूछा गया है। आपके सामने ऑप्शन में एडजेक्टिव है, वर्ब है, एडवर्ब है, या प्रोनाउन है। तो देखिए ये जो क्विकली है ये क्वालिफाई कर रहा है, किसे क्वालिफाई कर रहा है भाई? ये हमारा इस वाक्य का सब्जेक्ट है। सब्जेक्ट ये हमारी क्या है? वर्ब है। क्या कर लिया उसने? होमवर्क कर लिया। तो ये इसका ऑब्जेक्ट है। क्लियर है? तो अब बात आती है कि ये क्विकली जो वर्ड है ये उसकी जो एक्टिविटी उसने की है, यानी कि वर्ब को क्वालिफाई करने का काम कर रहा है। और वर्ब को क्वालिफाई कौन करता है? वर्ब को क्वालिफाई एक एडवर्ब करती है दोस्तों। तो यहां पर एडवर्ब का ऑप्शन हमारे पास सी है, जो इस वर्ब को क्वालिफाई कर रही है। एडवर्ब आएगा यहां पर, देखिए एडजेक्टिव नहीं हो सकता क्योंकि एडजेक्टिव नाउन या प्रोनाउन को क्वालिफाई कर रहा है। तो यहां पर सी को क्वालिफाई करने की तो बात नहीं हो रही। वर्ब हमारे पास अपने आप में दी हुई है, तो ये हमारी वर्ब हो गई, और प्रोनाउन नाउन की जगह लेता है। यानी कि तीनों ऑप्शन जो हैं ये हमारे ऑप्शन से बाहर हैं, केवल और केवल एडवर्ब बचती है। अगला जो हमारा सवाल है वो क्या है देखिए। अगला हमारा सवाल आया आपके पास, द कैट स्लेप्ट अंडर द कंफर्टेबल बेड। अंडर को देखिए क्या ऑप्शन दिए गए हैं आपको। प्रपोजिशन है, कंजंक्शन है, इंटरजेक्शन है, वर्ब है। तो मुझे ये बताइए कि कंजंक्शन क्या होता है। तो देखिए बच्चों, कंजंक्शन जो होता है ना वो कनेक्टिंग वर्ड होता है। क्या होता है?
कनेक्टिंग वर्ड होता है और ये कनेक्ट करता है, एक वर्ड को वर्ड से कनेक्ट करता है, ठीक है, एक फ्रेज को फ्रेज से कनेक्ट करता है और एक क्लॉज को क्लॉज से कनेक्ट करता है। ये कनेक्टिंग वर्ड है, कनेक्टर भी कहते हैं कंजंक्शन को इसीलिए। तो यहां पर बताइए, क्या ये किसी भी सूरत में आपको ये लग रहा है कि यहां किसी भी दो वर्ड्स को जोड़ने का काम कर रहा है? द कैट स्लेप्ट। अब यहां पर देखिए, कैट जो है वो हमारा सब्जेक्ट है, जो एक नाउन है। वर्ब स्लीप की सेकंड फॉर्म है, ये वर्ब है। अब बात आती है अंडर द कंफर्टेबल। देखिए अंडर जो होता है वो किस चीज को दिखा रहा है? अंडर यहां पर दिखा रहा है बच्चे उसकी पोजीशन को। किसको दिखा रहा है? उसकी पोजीशन को। वो कंफर्टेबल जो बेड है उसके नीचे कैट जो है वो सोई हुई है। तो यानी कि ये एक पोजीशन को बताने वाला वर्ड है, यानी कि पोजीशन को बताने वाला वर्ड जो है वो यहां पर क्या कर रहा है? यहां रिलेट करने का काम बता रहा है कि भाई जो कैट है और जो बेड है उन दोनों रिलेट करने का काम जो है वो यहां पर अंडर कर रहा है। और रिलेटिंग वर्ड जो होता है वो आपका इंटरजेक्शन नहीं होता, कंजंक्शन हमने ऑलरेडी बता दिया। और वर्ब तो आप लोगों को पता ही है, एक्शन वर्ड होता है। तो यहां पर आपके पास एक ही ऑप्शन बचता है, प्रपोजिशन। क्लियर है? चलिए अगली बात हम करें। नेक्स्ट हमारे पास सेंटेंस होगा, अलास वी लॉस्ट द मैच इन द फाइनल मिनट्स। देखिए कि जब ये सिचुएशन ऐसी होती है कि ये वाक्य को समझिए, वी लॉस्ट द मैच इन द लास्ट मिनट। तो ये हमारे पास कंप्लीट एक सेंटेंस है। और अलास जो है वो उनके उस फीलिंग्स को डिनोट करने के लिए लगाया गया है कि भाई हमारा मैच जो था वो बहुत अच्छा चल रहा था और बहुत अच्छा चलते लास्ट टाइम में क्या हो गया? पासा पलट गया, गेम बदल गया और जीत की तरफ हम बढ़ रहे थे तो हार हो गई। तो इसीलिए वो क्या कहा है? वी लॉस्ट द मैच इन द फाइनल मिनट, यानी कि लास्ट के समय में उन्होंने क्या कर दिया? मैच को हरा दिया। अब बताइए क्या ये प्रोनाउन है? क्या किसी भी नाउन की जगह पर ये आने वाला वर्ड है? यानी कि नाउन की जगह पर आने वाला वर्ड नहीं है, किसी भी नाउन को रिप्लेस नहीं कर रहा है, ना ये सब्जेक्ट की जगह आ रहा है, ना ये ऑब्जेक्ट की जगह पर आ रहा है। क्योंकि नाउन जनरली क्या होती है कि नाउन या तो सब्जेक्ट या फिर ऑब्जेक्ट की जगह आता है और उनको रिप्लेस करने का काम प्रोनाउन करता है। तो ये किसी भी सूरत में हमें प्रोनाउन नहीं लग रहा है। अगला कंजंक्शन, अभी अभी हमने बताया कंजंक्शन कनेक्ट करने का काम कर रहा है। ये किन्हीं भी वर्ड्स को, किसी फ्रेजेज को, किसी क्लॉजेज को कनेक्ट नहीं कर रहा। अब बात आती है कि क्या ये एडवर्ब है? देखिए बच्चे एडवर्ब जो होती है ना वो बार बार, एडवर्ब का टॉपिक बहुत अच्छा है, ठीक है। तो एडवर्ब को बेसिक रूप से आप समझ लीजिए कि एडवर्ब किन किन चीजों को क्वालिफाई करती है। एडवर्ब जो होती है वो एक वर्ब को क्वालिफाई करती है, ये बात आप लोगों ने बहुत अच्छे से पढ़ रखी है। इसके अलावा जो तीसरी बात है वो एडवर्ब जो होती है वो एडजेक्टिव को भी क्वालिफाई करने का काम करती है। यानी कि एडजेक्टिव अपने आप में एक क्वालिफायर है, वो अपने आप में क्वालिफाई करने का काम करता है। एडजेक्टिव किसे क्वालिफाई करता है? एडजेक्टिव या तो नाउन को क्वालिफाई करता है या फिर वो दोस्तों प्रोनाउन को क्वालिफाई करता है। नाउन और प्रोनाउन को क्वालिफाई करने का काम तो एडजेक्टिव करता है, लेकिन एडजेक्टिव को क्वालिफाई करने का काम एडवर्ब करती है। तो यहां पर ऐसे भी कोई बात नहीं, तो आपके पास एक ही बचता है इंटरजेक्शन। अब थोड़ा सा इंटरजेक्शन के बारे में समझिए, इंटरजेक्शन है क्या? इंटरजेक्शन जो होता है ना वो बच्चे केवल और केवल क्या होता है? वो एक्सप्लेन करता है सडन फीलिंग्स ऑफ माइंड, यानी कि माइंड में एकदम से आने वाली फीलिंग्स को एक्सप्लेन करने वाले वर्ड्स जो होते हैं। उन फीलिंग्स के लिए कई बार ऐसा होता है ना कि आपको एक ऐसी चीज आपके पेरेंट्स के द्वारा, आपके दोस्त के द्वारा, आपके किसी भी फैमिली मेंबर के द्वारा एक ऐसी चीज प्रेजेंट की जाती है आपके सामने, आप एकदम से उछल के पड़ते हो कि वाव, है ना, ये चीज मेरे लिए। तो वही बात है कि
इस तरह की जो फीलिंग्स डिनोट की जाती है ना, उन फीलिंग्स को डिनोट करने के लिए कुछ वर्ड्स लगाए जाते हैं जिन्हें हम क्या कहते हैं, इंटरजेक्शन कहते हैं। कोई भी इंटरजेक्शन पॉजिटिव हो सकता है, कोई नेगेटिव हो सकता है, यानी कि जब हम कोई पॉजिटिव फीलिंग के लिए कोई वर्ड यूज करें तो वो पॉजिटिव इंटरजेक्शन होता है, या कभी कभी ऐसा हो सकता है कि किसी के साथ कोई नेगेटिविटी वाली बात हो जाती है, कोई नेगेटिव बात हो जाती है, नेगेटिव न्यूज मिल जाती है, तो फिर वो एकदम से परेशान हो जाता है और उसके लिए भी वो कुछ वर्ड्स का यूज करता है, तो वो भी इंटरजेक्शंस होते हैं। जैसे अलास है, ये नेगेटिव के लिए आता है। उन्होंने कहा ना कि हमने लास्ट आवर्स में हमने क्या कर दिया कि मैच को हार गया, तो ये नेगेटिव के लिए है, लेकिन सडन फीलिंग्स ही हैं ये भी। जब लास्ट के अंदर बिल्कुल ऐसा होता है कि भाई इधर भी हो सकता है मैच, इधर भी हो सकता है, वो हार जाते हैं, तो वो कहते हैं अरे हे भगवान ये क्या हो गया, ये तो बहुत ही गलत हो गया, जीता जिताया मैच हार गया। तो इस तरह के फीलिंग्स के लिए हम यूज कर रहे हैं अलास। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन आएगा, वो आएगा इंटरजेक्शन। क्लियर है इंटरजेक्शन क्या होता है? देखिए ये जितने भी वर्ड्स हैं, अलास है, वाव है, हे है, अरे, ओ, ये सारे के सारे, ऊ, फाई, ब्राउ, आउच, ये सब के सब वर्ड्स क्या हैं, इंटरजेक्शन होते हैं। इनकी कोई अलग से और इनका वो नहीं है कि ये कितने टाइप के होते हैं, या ऐसी कोई भी क्लास आप लोगों ने इंटरजेक्शन की आपको नहीं मिलेगी, और ना ही इन वर्ड्स का कोई पर्टिकुलर मीनिंग कभी आप लेकर बैठ जाओ सर अलास का मीनिंग बताइए। देखिए ये जो वर्ड्स हैं ये केवल और केवल फीलिंग्स को डिनोट करने के लिए लगाए जाते हैं। ऐसा हो सकता है कि कोई इंटरजेक्शन पॉजिटिव फीलिंग के लिए आए, कोई इंटरजेक्शन नेगेटिव फीलिंग के लिए आए। हैव यू गॉट इट? चलिए, तो ये क्लियर हो गया आप लोगों का। अगला सवाल है हमारा, अगला सवाल आप लोगों के सामने है। आई वॉन्टेड टू गो फॉर ए वॉक बट इट स्टार्टेड रेनिंग हैविली। देखिए ये हमारा है आई वॉन्टेड टू गो फॉर ए वॉक, ये अपने आप में एक कंप्लीट क्लोज है, बिल्कुल है। इट स्टार्टेड रेनिंग, इट स्टार्टेड रेनिंग हैविली, ये अपने आप में कंप्लीट क्लॉज है। तो क्या बताइए यहां पर क्या ये प्रपोजिशन का काम कर सकता है? भाई प्रपोजिशन क्या होती है, अभी अभी बताया, रिलेटिंग वर्ड होता है। और प्रपोजिशन का ध्यान रखें कि प्रपोजिशन जो होती है वो हमेशा नाउन से पहले, नाउन या फिर प्रोनाउन से पहले आकर के उसकी पोजीशन को बताती है, या वो शब्दों के सेंटेंस के दूसरे शब्दों से किस प्रकार रिलेट करती है ये काम बताती है। तो यहां पर ये प्रपोजिशन हमारी नहीं हो सकती। क्या यहां पर ये एडजेक्टिव है? देखिए एडजेक्टिव नाउन और प्रोनाउन को क्वालिफाई करने का काम, तो यहां किसी भी नाउन प्रोनाउन को क्वालिफाई नहीं करा, तो एडजेक्टिव हमारा ऑप्शन नहीं है। क्या ये प्रोनाउन है? प्रोनाउन तो बिल्कुल नहीं हो सकता, तो हमारे पास एक ही बच जाता है कंजंक्शन, और मैंने कहा कंजंक्शन जोड़ने का काम कर रहे हैं। तो यहां पर अगर आपसे ये पूछा जाए कि ये किस किस को जोड़ने का काम कर रहा है, तो ऐसा नहीं है कि सर ये वॉक और इट को जोड़ने का काम कर रहा है, बिल्कुल नॉनसेंस हो जाएगा। यहां पर ये क्लोजेज को जोड़ने का काम कर रहा है बच्चे। किसको जोड़ने का काम कर रहा है? क्लोजेज को, यानी कि ये हमारा एक क्लोज है और ये हमारा एक क्लोज है, इन दोनों को जोड़ने का काम बट ने किया है, इसलिए यहां पर ये क्या है? केवल और केवल कंजंक्शन है। हैव यू गॉट इट? चलिए नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन आप लोगों के लिए, और नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। ये आप लोगों ने बहुत बार एक बचपन से ये वाक्य पढ़ते आ रहे हो, तो इसमें कोई ऐसा है नहीं कि ऑनेस्टी जो है वो इसमें, अच्छा इसमें देखिए ऑप्शन क्या दिए गए हैं। ऑप्शन इसमें बताया गया है ऑलरेडी कि इसमें ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, कलेक्टिव नाउन है, कॉमन नाउन है या प्रॉपर नाउन है, यानी कि ये तो इसने ऑलरेडी बता दिया कि ये नाउन ही है। लेकिन नाउन कौन सी है तो एक बार देख लेते हैं। बताइए प्रॉपर नाउन क्या होती है? तो प्रॉपर नाउन अपने आप में एक स्पेसिफिक नेम होता है, तो यहां पर ये कोई स्पेसिफिक नेम नहीं है, स्पेसिफिक नेम नहीं है। कलेक्टिव नाउन क्या होती है भाई? कलेक्टिव नाउन होता है नेम ऑफ ए ग्रुप, यानी कि किसी भी ग्रुप का नाम, ये कोई ग्रुप का नाम भी नहीं है। तो भाई कॉमन नाउन, कॉमन नाउन होता है जनरल नेम,
जनरल नेम, यानी कि जो पूरी की पूरी क्लास को डिनोट करे, पूरी की पूरी क्लास यानी कि कैटेगरी को डिनोट करे, तो वो भी नहीं है। तो यहां पर एक ही बचता है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। अब एब्स्ट्रैक्ट नाउन ही आपका क्या होगा, आंसर होगा। एब्स्ट्रैक्ट नाउन को याद रखने के लिए आप लोगों को एक शॉर्ट ट्रिक याद रखना, FAQS। FAQS जो होते हैं वो एब्स्ट्रैक्ट नाउन की कैटेगरी में आते हैं। अब बात आती है FAQS सर है क्या, तो देखिए F फॉर फीलिंग होता है, A फॉर एक्शन होता है, Q फॉर क्वालिटी होता है और S फॉर स्टेट होता है। ये चार ऐसी चीजें हैं जो एब्स्ट्रैक्ट नाउन के अंडर आती है। अब बात आती है कि सर एक्शन कैसे होता है, ठीक है, एक्शन कैसे होता है, मैं इन चारों चीजों को बता रहा हूं आप लोगों को। देखिए FAQS। अब F फॉर फीलिंग, कोई भी फीलिंग, अब जैसे हमने कहा एग्जाम्पल दिया हमने लव, हमने एग्जाम्पल लिया हेट, हमने कहा टेस्ट, ठीक है, हमने कहा पेन, ये सारे के सारे क्या हैं मेरे बच्चे, ये सारी की सारी फीलिंग्स ही तो है। क्योंकि जब लव की बात होती है तो मेरे अंदर कुछ जग रहा है, कुछ फीलिंग्स आ रही हैं, आपके प्रति मेरी कुछ विशेष फीलिंग है, ऐसे एक्सप्रेशंस आपको बहुत सारे मिल जाएंगे। और आप भी इस तरह के जो एक्सप्रेशंस हैं वो किसी के सामने कन्वे करते होंगे, तो ये को तो आप बहुत अच्छे समझते हो। लेकिन इसी के साथ अगर हिट की बात करें, टेस्ट की बात करें, पेन की बात करें, ठीक है, हंगर की बात करें, कि ये सारी की सारी क्या हैं, ये फीलिंग्स हैं। ये क्या है, नेम ऑफ फीलिंग्स हैं। तो जब नेम ऑफ फीलिंग्स की हम बात करते हैं तो एक कवर आपका, एक दायरा कवर, दूसरा मैंने कहा ए एक्शन। अब आप कहोगे सर एक्शन तो वर्ब होती हैं, भाई अगर हम डायरेक्ट एक्शन की बात करें तो वो वर्ब होती है, कोई डाउट नहीं है, लेकिन वर्ब से नाउन बनाई जाती हैं, एब्स्ट्रैक्ट आपने देखा होगा। तो अगर एक मैं एग्जांपल की मैं बात करूं, अगर मैं इसी बात की बात करूं कि ये पॉलिसी जो है, ये पॉलिसी जो है ये क्या है, अब बताइए पॉलिसी क्या है, क्या कोई ये पर्सन है, क्या ये कोई प्लेस है, क्या ये कोई थिंग है, नहीं है ना, तो ये अपने आप में ये भी एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। लेकिन अब बात आती है सर ये कैसी नाउन है, तो पॉलिसी के अंदर आप क्या करते हो मुझे बताइए। अगर हम आपको इस तरह से कहें कि भाई हम डेली आप लोगों के एस्टेट के PYQs जो हैं वो सॉल्व करवाएंगे, आपको कंप्लीट सिलेबस करवाएंगे, आपकी सारी जो प्रॉब्लम्स हैं उनको सॉल्व करवाएंगे, आपकी डाउट क्लास लगाएंगे, और हम अपने सक्सेस को लेकर के बहुत ज़्यादा क्या करेंगे, इम्प्रूवमेंट करेंगे। तो अब इस इम्प्रूवमेंट के लिए हम क्या कर रहे हैं, हम पॉलिसी ही तो बना रहे हैं। भाई किसी भी चीज को इम्प्रूव करना है तो आप क्या करते हो, आप पॉलिसी अपनाते हो, और पॉलिसी के अंदर आप क्या करते हो, आप एक्शंस ही तो करते हो कि हम ऐसा करेंगे, हम ऐसा करेंगे, फिर ऐसा करेंगे, इतने बजे ऐसा करेंगे, इतनी देर पढ़ाई करेंगे, तो वो सब क्या है, एक्शंस इंक्लूड है। तो ये पॉलिसी जो है ये अपने आप में एक्शन को दिखा रहा है। अच्छा एक और डायरेक्ट एग्जांपल समझिए, हो सकता है आप लोगों को ये समझ आ गया होगा। एक और एग्जांपल, मैंने कहा लाफ्टर इज द बेस्ट मेडिसिन, मैंने कहा लाफ्टर इज द बेस्ट मेडिसिन। तो अब बताइए लाफ्टर जो है, लाफ से हमने क्या कर दिया, लाफ्टर यानी कि हंसना से हंसी, ठीक है, हंसना से क्या बना दिया, हंसी। तो ऐसा नहीं रखना है आपको कि भाई हंसी तो फंसी, ठीक है ना, वो बातें याद नहीं करनी है। देखिए हम कॉन्सेप्ट की बात कर रहे हैं कि हंसना से हमने उस एक्टिविटी को नाम दे दिया कि लाफ्टर, तो ये अपने आप में क्या है, ये बच्चे एक्शन ही तो है। क्लियर है। अगला हमने क्वालिटी, देखिए क्वालिटी, अब ये ऑनेस्टी क्या है, ऑनेस्टी है, ब्रेवरी है, ठीक है, ये क्या है, ये किसी की क्वालिटी है, तो ये डायरेक्ट समझ आ गई होगी, ऑनेस्टी क्वालिटी है। तो यहां पर अगर एब्स्ट्रैक्ट नाउन में क्या चीज है, इसका सब अगर FAQS में पूछें तो आप कहोगे सर ये क्वालिटी है, तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, बात समझ आई। अब बात आती है सर स्टेट क्या है, स्टेट भाई राजस्थान पंजाब हरियाणा वाला स्टेट नहीं है, ये स्टेट जो आप पढ़ते हो कि अवस्था, जिसको आप हिंदी में क्या कहते हो, हिंदी में कहते हो इसको अवस्था, ठीक है भाई। अब मैं कहूं कि मैन
और मैन से हमने बना दिया मैनहुड, तो ये अपने आप में एक अवस्था वाली तो बात है, स्टेट है। हमने कहा चाइल्ड से हमने बनाया चाइल्डहुड यानी कि बचपन, तो ये अपने आप में क्या है, एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। तो देखिए एब्स्ट्रैक्ट नाउन मेरे ख्याल से आपको अच्छे समझ आ गया होगा। आपको क्या ध्यान रखना है, FAQS को याद रखना है। चलिए तो अगला क्वेश्चन हम लेते हैं, और अगला क्वेश्चन हमारा आता है क्या, अगला हमारा क्वेश्चन है द क्राउड गैदर्ड आउटसाइड, द क्राउड गैदर्ड आउटसाइड द पार्लियामेंट वॉज इमेंस। तो यहां पर जो क्राउड, द क्राउड गैदर्ड आउटसाइड द पार्लियामेंट, अब यहां पर देखिए कि ये जो क्राउड है ये किसको बता रहा है, आप कहोगे सर ये तो ग्रुप को बता रहा है। अब ग्रुप जो होता है, नेम ऑफ ग्रुप, वो क्या होता है, ये किसी ग्रुप का नाम है, और नेमिंग वर्ड है तो अपने आप में नाउन है। तो यहां पर ये वर्ब नहीं हो सकती, एडवर्ब नहीं है, एडजेक्टिव नहीं है, केवल नाउन है। कॉमन क्वेश्चन है, वैसे भी वाक्य में सब्जेक्ट की जगह पर आ रहा है, क्वाइट सिंपल है। अगला जो क्वेश्चन है हमारा, देखिए आइडेंटिफाई द टारगेटेड वर्ड, आइडेंटिफाई द टारगेटेड वर्ड क्या है, दिस बुक इज माइन एंड दैट वन इज योवर्स। बहुत ही बेसिक सा सवाल है ये, बहुत ही बेसिक सा सवाल है। अब मुझे ये बताइए कि ये यहाँ पर माइन है और सेम यहाँ पर योवर्स है, तो मेरे ख्याल से आप लोगों को मैंने बहुत अच्छे तरीके से ये बता दिया होगा, बहुत अच्छे से आप लोगों को। जब अभी 2 दिन पहले ही मैंने क्या क्लास 2 से नहीं 3 4 5 दिन हो गए, एक क्लास डाली थी कॉन्सेप्ट ऑफ पोजीशन, और कॉन्सेप्ट ऑफ पोजीशन के अंडर मैंने आप लोगों को बहुत अच्छे से समझाया था कि भाई देखिए पोजीशन क्या होता है। सबसे पहले तो पोजीशन क्या होता है, कंट्रोल को शो करता है, और उसके अंदर जब हमने पढ़ा है कि माई है, अवर है, योवर है, हिज है, हर है, और भाई इट्स है, और देयर है, ये पजेसिव वर्ड्स कहलाते हैं। लेकिन इन्हीं के पैरेलल में एक और पजेसिव वर्ड्स की हमने बात की थी। माई के पैरेलल में हमने माइन की बात की थी, अवर के पैरेलल में हमने आवर्स की बात की थी, योवर के पैरेलल में हमने योवर्स किया था, और हिज का हिज ही रहता है, और हर के पैरेलल में हमने हर्स की बात की थी, और इट का पैरेलल कोई बनाया नहीं था हमने, और देयर का पैरेलल में बनाया था देयर्स। अब बात आती है कि ये वर्ड भी पोजीशन है, ये वर्ड भी पोजीशन है, यानी कि सारे के सारे वर्ड जो है ये पोजीशन है, लेकिन दोनों के अंदर फर्क क्या है, जबकि दोनों का मीनिंग भी सेम है, दोनों का मीनिंग भी सेम है, लेकिन क्या फर्क है, दोनों के फंक्शन में फर्क है। तो बच्चे दोनों के फंक्शन में क्या फर्क है, तो ये जो है मैंने कहा था ये हमेशा एडजेक्टिव की तरह काम करते हैं, यानी कि अगर ये एडजेक्टिव की तरह काम करेंगे तो ये हमेशा किसके साथ आएंगे, हमेशा नाउन के साथ आएंगे। ये जरूरी है, ये कंपलसरी है, बिना नाउन के ये अपना मीनिंग नहीं निकाल सकते, ठीक है। लेकिन ये जो मैंने कहा था ये पजेसिव जो हैं इनको हम कहते हैं प्रोनाउंस, और बच्चे प्रोनाउंस जो होते हैं वो नाउन को रिप्लेस करते हैं, कभी नाउन के साथ नहीं आते हैं। तो अब यहां पर अगर हम बात करें कि दिस बुक इज माइन, अगर माइन आपसे पूछा जाए तो ये किसको बता रहा है, पोजीशन को बता रहा है। क्या ये किसी नाउन के साथ है, नहीं है, तो नाउन के साथ है तो एडजेक्टिव, नाउन के साथ नहीं है तो एडजेक्टिव तो नहीं हुआ, डिमोन्स्ट्रेटिव होते ही नहीं है। डिमोन्स्ट्रेटिव मैंने आप लोगों को पहले भी बताया है कि डिमोन्स्ट्रेट करने का काम करते हैं दिस, दैट, दीज और दोज जो हैं वो डिमोन्स्ट्रेटिव होते हैं। और डिस्ट्रीब्यूटिव हमने कहा ईच है, आइदर है, नाइदर है, वन है, ये सब क्या होते हैं, इस तरह से ये दूसरे प्रोनाउंस होते हैं, यानी कि डिस्ट्रीब्यूटिव होते हैं। अब बचता है पजेसिव, तो आपको पता ही है पजेसिव है, लेकिन हमें दिक्कत क्या है, हमें सिर्फ ये समझना था कि पजेसिव एडजेक्टिव वर्सेस पजेसिव प्रोनाउन। तो मैंने कहा एडजेक्टिव अगर होगा तो कंपलसरी नाउन के साथ होगा, और जो प्रोनाउन होंगे वो नाउन के साथ नहीं होंगे। तो यहाँ पर माइन भी और योवर्स भी पजेसिव प्रोनाउंस हैं। क्लियर है? चलिए अगली बात हम करें। अगला क्वेश्चन है आप लोगों के पास आ गया, देखिए अगला क्वेश्चन आ गया, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, कॉमन क्वेश्चन है, आप लोगों को पता है, सारे के सारे टीचर्स लोग हैं।
आइडेंटिफाई द टारगेटेड वर्ड। ईच बताइए क्या है। अब देखिए ईच, आइदर और नाइदर, ये तीनों के तीनों क्या हैं बच्चे? सबसे पहले तो ये तीनों के तीनों क्या हैं? डिस्ट्रीब्यूटिव है। तीनों के तीनों क्या है? डिस्ट्रीब्यूटिव। अब बात आती है कि डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस का है हमारे पास, डिमोन्स्ट्रेटिव का है, एडजेक्टिव है या इंडेफिनिट प्रोनाउन है। चार ऑप्शन दिए गए हैं। तो सबसे पहली बात, चलो यहां पर एग्जांपल मैं एक बदल करके यहां पर डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव कर देता हूं। ये एडजेक्टिव नहीं होगा, यहां पर आएगा डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव आएगा। अब बात आती है सर ये तो ठीक है कि डिस्ट्रीब्यूटिव है, लेकिन फिर वही बात आती है कि डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव है या डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन है। तो बच्चे यही बात आपको समझनी है। मैं बार बार आप लोगों को कह रहा हूं और मैंने ये आपको सारे के सारे जो पहले क्लासेस अपलोड कर चुके हैं उसमें मिल जाएगा आप लोगों को कि देखिए ये तीनों के तीनों प्रोनाउन भी हैं और एडजेक्टिव भी होते हैं। और आपको एक ही चीज समझनी है कि प्रोनाउन अगर होगा, ऐसे वर्ड्स जो एडजेक्टिव और प्रोनाउन दोनों की कैटेगरी में आते हैं, तो आप लोगों को जो बात समझनी है वो क्या होगी? वो यही देखना है कि क्या वो नाउन के साथ है या वो बिना नाउन के साथ है। अगर नाउन के साथ है तो वो एडजेक्टिव होगा और अगर अकेला है तो वो प्रोनाउन होगा। तो यहाँ पर देखिए ईच ऑफ की बात कर रहा है, इसलिए कोई भी नाउन नहीं है यहाँ पर, इसलिए ये क्या है? ये आपका आंसर जो आएगा वो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस आएगा, ना कि डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव आएगा। अब बात आती है सर ये नाउन के साथ अगर आ जाए, तो अगर इसी को मैं ये कहूं कि ईच स्टूडेंट was given a certificate, was given a certificate, यानी कि जो भी वाक्य है। तो देखिए ईच किसके साथ आया हुआ है? एक नाउन के साथ आया हुआ और नाउन के साथ आया हुआ है, तो यहां पर ये क्या है? एडजेक्टिव है बच्चे, डिस्ट्रीब्यूटिव ही है। लेकिन यहां पर ये एडजेक्टिव है और ये अकेला आया हुआ है, तो ये क्या है? प्रोनाउन है। इन तीनों का जो स्ट्रक्चर है वो एक बार फिर से समझ लीजिए कि देखिए ये तीनों के तीनों किसी भी नाउन के साथ आ सकते हैं या फिर ये ऑफ के साथ आ सकते हैं। जब ये नाउन के साथ आएंगे तो ये जो आने वाली नाउन है ये हमेशा सिंगुलर रहेगी। अगर ये ऑफ के साथ आते हैं तो ऑफ के बाद जो नाउन रहेगी वो हमेशा बच्चे प्लूरल काउंटेबल नाउन रहेगी, लेकिन आने वाली वर्ब जो है वो सिंगुलर ही वर्ब रहेगी और यहाँ पर भी वर्ब हमेशा सिंगुलर ही रहेगी। लेकिन ये देखिए ईच के बाद अगर ऑफ आता है तो मैंने कहा आने वाली नाउन हमेशा प्लूरल आएगी, लेकिन आने वाली वर्ब सिंगुलर आएगी। क्लियर है? अब इसी के पैरेलल में हमने जिक्र इसी का, सर ईच का जैसा एक और वर्ड होता है जिसको कहते हैं हम एवरी। अब बात आती है सर ईच और एवरी एक जैसे मीनिंग को डिनोट करते हैं, लेकिन एवरी कभी भी बच्चे, एवरी कभी भी ऑफ के साथ यूज नहीं होता। एवरी का स्पेशल कॉन्सेप्ट मैंने एक क्लास अपलोड कर रखी है जिसमें केवल और केवल एवरी की बात की हुई है। नाम टॉपिक जो है क्लास का वो है कि कॉन्सेप्ट ऑफ एवरी, आप देख लेना, ठीक है? एवरी का सारा जो डिस्कशन है उसमें आपको मिल जाएगा। क्लियर है? तो मैंने कहा एवरी जो होता है वो हमेशा एडजेक्टिव की तरह यूज होता है, वो कभी प्रोनाउन की तरह यूज नहीं होता, इसलिए ये स्ट्रक्चर आपको नहीं मिलेगा। क्लियर? चलिए अगला जो हमारा सवाल है आप लोगों का वो क्या है? द बार्किंग डॉग सेल्डम बाइट्स। ठीक है भाई। अब बार्किंग जो है ये क्या है? जिरेंड है, प्रेजेंट पार्टिसिपल है, मेन वर्ब है या नाउन है? अब देखिए यहां पर नाउन तो क्या है सर? नाउन जो इस वाक्य का सब्जेक्ट के रूप में काम कर रहा है वो हमारा है ये डॉग। डॉग अपने आप में नाउन है। अब ये बार्किंग जो वर्ड है, देखिए ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म बार्क प्लस V1 प्लस ING से बनाया गया है। अब बात आती है कि V1 प्लस ING से बनाया हुआ, हमने प्रीवियस क्लास के अंदर ही पार्टिसिपल वर्सेस जिरेंड की बात की थी। अब यहाँ पर तो बिल्कुल क्वाइट सिंपल है। मैंने कहा था जो जिरेंड होता है
बच्चे जो जीरेंड होता है वो V1 प्लस ING तो होता है, लेकिन वो काम क्या करता है, वो नाउन का काम करता है और एक वर्ब के जो क्वालिटीज होती हैं उसके अंदर होती हैं, तो इसीलिए इसे कहा जाता है वर्बल नाउन। क्या कहा जाता है, वर्बल नाउन। लेकिन जब हम एडजेक्टिव की बात करें, यानी कि प्रेजेंट पार्टिसिपल की बात करें, तो वो काम किसका करता है, एडजेक्टिव का। इसने देखो दे ही दिया इसमें ब्रैकेट में, हालांकि ये नहीं देना चाहिए था, सिर्फ इतना ही पूछना है कि प्रेजेंट पार्टिसिपल। अब ये जो डॉग है ये नाउन है और नाउन को क्वालिफाई करने का काम V1 प्लस ING कर रही है, तो जीरेंड क्या ये नाउन का काम कर रही है, नहीं, ये जब एडजेक्टिव का काम कर रहा है तो आपका आंसर होगा प्रेजेंट पार्टिसिपल। हैव यू गॉट इट? ये क्लास हमने कल ही डाली है, आप देख सकते हो आराम से। पार्टिसिपल और जीरेंड, मैंने कहा पार्टिसिपल और जीरेंड यानी कि ये नॉन फाइनाइट वर्ब का हिस्सा है और यहां से एग्जाम में क्वेश्चन पूछा ही जाना है, ये बात आप मान के चलें, ठीक है। तो अगला हमारा क्वेश्चन आ गया, देखिए V1 प्लस ING का एक दूसरा एग्जाम्पल हमारे पास आ गया। अब इस दूसरे एग्जाम्पल में समझिए, V1 प्लस ING यहाँ है और वही पूछा गया है कि पार्टिसिपल या जीरेंड। तो देखिए वर्ब और इन्फिनेटिव को तो भूल जाइए। इन्फिनेटिव क्या होता है, इन्फिनेटिव V1 प्लस 2 प्लस V1 होता है। इन्फिनेटिव क्या होता है, 2 प्लस V1 को इन्फिनेटिव कहते हैं। वर्ब हमारी डायरेक्ट वर्ब जो होती है, वर्ब का कॉन्सेप्ट आप लोगों को अच्छे से बता रखा है, आप सारी की सारी जो चीजें हैं, टॉपिक हैं, वो आपको मिल जाएंगे। तो यहां पर देखिए स्विमिंग इज एन एक्सीलेंट एक्सरसाइज फॉर हेल्थ। तो देखिए यहां पर वर्ब जो है वो क्या है, ये हमारी है वर्ब। तो वर्ब के साथ तो वर्ब नहीं है। अब बात आती है कि ये सर स्विम अपने आप में वर्ब होती है, लेकिन स्विम के साथ ING लगा रखा है। अब स्विम के साथ ING लगा रखा है तो वही तो बात है, हमें ये देखना है कि क्या वो जीरेंड है या वो पार्टिसिपल है। तो अभी अभी हमने बात की थी, बार्किंग डॉग की बात की थी, तो बार्किंग अपने आप में एक एडजेक्टिव का काम कर रहा था, लेकिन क्या ये किसी भी नाउन को क्वालिफाई करने का काम कर रहा है, नहीं कर रहा। इट मीन्स स्विमिंग क्या है, स्विमिंग यहाँ पर नेम ऑफ एक्टिविटी है और V1 प्लस ING से बनी हुई है, इसलिए ये क्या है बच्चे, केवल और केवल आपका आंसर जीरेंड आएगा, क्योंकि यहाँ पर ये नाउन का काम करने वाला वर्ड है। किसका काम करने वाला वर्ड है, नाउन का, तो ये जीरेंड है। अगला है देखिए, आइडेंटिफाई द ही इज इंटेलिजेंट इनफ। क्वेश्चन अच्छा है, इसके कॉन्सेप्ट को समझिए। ही इज इंटेलिजेंट, इंटेलिजेंट को पूछा गया है कि क्या है, यहां पर एडवर्ब है, एडजेक्टिव है, नाउन है या फिर वो प्रोनाउन है। अब एक बात को समझ लीजिए, ये जो वर्ब है ये कौन सी है। देखिए वर्ब एक होती है बच्चे एक्शन वर्ब और एक होती है लिंकिंग वर्ब। एक बात का ध्यान रखें कि जब भी एक्शन वर्ब आएगी तो एक्शन वर्ब के बाद में या तो क्या आ सकता है, नाउन आ सकता है या फिर एडवर्ब आ सकती है। लेकिन जो लिंकिंग वर्ब होती है उसके बाद या तो नाउन आ सकती है या फिर एडजेक्टिव आ सकता है। क्लियर है? कैसे? जैसे मैं कहूं सी इज ए टीचर, तो ये हमारी लिंकिंग वर्ब है। इज एम आर वॉज वर्ब को लिंकिंग वर्ब कहा जाता है। अब यही समझिए, वर्ब के टॉपिक को डिटेल से आप लोगों को प्रीवियस जो पहले क्लास डाली हुई है आप देख सकते हो। ये यहां पर है लिंकिंग वर्ब। अब मैंने कहा लिंकिंग वर्ब के बाद में क्या आ सकता है, नाउन आ सकता है। तो टीचर अपने आप में नाउन है, नाउन सिंगुलर है, इसलिए हमने ए लगा दिया, कोई दिक्कत नहीं है। हमने कहा सी इज इंटेलिजेंट, तो बच्चे यहां पर क्या, ये लिंकिंग वर्ब है और ये जब लिंकिंग वर्ब है तो इसके बाद आने वाला वर्ड है इंटेलिजेंट। तो ये लिंकिंग वर्ब है, इसलिए यहां पर एडवर्ब नहीं हो सकती, यहां पर ये एडजेक्टिव ही है। क्लियर है? तो मैंने कहा लिंकिंग वर्ब के बाद या तो नाउन आ सकता है या एडजेक्टिव आ सकता है। एक्शन वर्ब के बाद मैंने कहा सी टीचेस इंग्लिश, कि वो इंग्लिश पढ़ाती है, ये सब्जेक्ट है, ये हमारी एक्शन वर्ब है बच्चे। जब ये एक्शन वर्ब है तो एक्शन वर्ब के बाद ये क्या है, नेम है, और नेम है इसलिए ये अपने आप में एक नाउन है। लेकिन इसी को अगर मैं ये कहूं सी टीचेस वेल,
कि वो अच्छा पढ़ाती हैं। तो देखिए ये एक्शन वर्ब है और एक्शन वर्ब के बाद आने वाला वेल अगर आपसे पूछा जाए कि बताइए एडजेक्टिव है या एडवर्ब है, तो बच्चे ये एडवर्ब होगी, ये एडजेक्टिव नहीं है, क्योंकि यही वर्ड क्या हो सकता है, एडजेक्टिव भी हो सकता है। जैसे मैंने कहा आई एम वेल कि मैं अच्छा हूं, अब बताइए यहां पर वेल क्या है, एडजेक्टिव है या फिर एडवर्ब है। तो अब आपको ये देखना है कि एम जो है वो अपने आप में लिंकिंग वर्ब है और लिंकिंग वर्ब के बाद में एडजेक्टिव आता है, एडवर्ब नहीं आ सकती। लेकिन बच्चे यहां पर टीचेज जो है ये एक्शन वर्ब है और एक्शन वर्ब के बाद एडवर्ब आती है, एडजेक्टिव नहीं आता। तो ये वाला कॉन्सेप्ट जो है आपको याद रखना है, ये बहुत ही हेल्पफुल रहेगा। तो यहां पर देखिए इज जो है, इज क्या है, इज कहोगे सर लिंकिंग वर्ब है, और लिंकिंग वर्ब है तो इसके बाद में इंटेलिजेंट है, तो ये अपने आप में क्या हुआ, एडजेक्टिव हुआ बच्चे, एडवर्ब नहीं होगा, नाउन भी नहीं है, प्रोनाउन भी नहीं है। अच्छा यही क्वेश्चन अगर आपसे ये पूछ लिया जाए, यही क्वेश्चन अगर आप लोगों से ये पूछ लिया जाए कि यहां पर जो वर्ड यूज हो रहा है इनफ, ये क्या है, तो इनफ क्या होगा, ऑप्शन आप लोगों के पास सेम रहेंगे, सिर्फ इनफ बताइए क्या होगा। तो देखिए इनफ जो है वो क्वालिफाई कर रहा है, किसे कर रहा है भाई, ही इनफ है या फिर इंटेलिजेंट इनफ है। तो आप कहोगे सर उसकी इंटेलिजेंसी को लेकर के बात की है कि वो कम है या ज़्यादा है, तो ये अपने आप में एक एडजेक्टिव है, अभी अभी आपने देखा है, और एडजेक्टिव को क्वालिफाई करने के लिए यूज किया गया है। तो बच्चे एडजेक्टिव को क्वालिफाई अभी बताया था कौन करता है, ये एडवर्ब करती है। तो अगर इनफ का पूछ लिया जाए तो आपका आंसर एडवर्ब होगा, इंटेलिजेंट का पूछा जाए तो आपका आंसर क्या होगा, एडजेक्टिव होगा। क्लियर है? तो ये बात थी आप लोगों की। अगला क्वेश्चन है ही इज इंटेलिजेंट। अच्छा ये देखो अगला क्वेश्चन यही पूछ लिया इसने, ही इज इंटेलिजेंट इनफ, तो अभी अभी बताया है, तो यहां इसका आंसर आपका एडवर्ब हो जाएगा। क्लियर है? चलिए अगली बात करते हैं। अगली जो बात है हमारी वो है हमारा, देखिए लेट। अब लेट जो है वो क्या है, देखिए मैंने कहा द ट्रेन अराइव्ड लेट एट द स्टेशन, कि ट्रेन जो है वो स्टेशन पर लेट पहुंची। तो बच्चे ये बताइए ये जो लेट है ये किसे क्वालिफाई कर रही है, ये स्टेशन को क्वालिफाई कर रही है, ये ट्रेन को क्वालिफाई कर रही है, या फिर ये अराइव को क्वालिफाई कर रही है। तो आप कहोगे सर ये अराइव को क्वालिफाई कर रही है कि पहुंचना जो उसका हुआ है वो लेट हुआ है। तो इट मीन्स अराइव अपने आप में क्या है, अराइव अपने आप में एक वर्ब है बच्चे, और वर्ब को क्वालिफाई कौन करता है, तो वर्ब को क्वालिफाई एडजेक्टिव नहीं करता, वर्ब को क्वालिफाई एडवर्ब करती है। तो क्या इसमें एडवर्ब है, ये रहा आपका आंसर, एडवर्ब हो जाएगा, एडजेक्टिव नहीं होगा। नाउन तो ये वैसे ही नहीं है, वर्ब भी ये वैसे ही नहीं है, क्योंकि वर्ब हमारे पास अराइव है। क्लियर है? अगला जो हमारे सामने क्वेश्चन है वो है आप लोगों का कि देखिए लेट का दोबारा पूछ लिया है। अब यही समझना है आपको कि यहां पर देखिए द लेट प्राइम मिनिस्टर वॉज रेस्पेक्टेड बाई ऑल। अब लेट देखिए, लेट जो है वो किसको क्वालिफाई कर रहा है, यहां पर वो प्राइम मिनिस्टर को, लेट प्राइम मिनिस्टर, यानी कि जो अब यहाँ पर प्रेजेंट नहीं है वो हमारे फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर थे और वो अब इस दुनिया में नहीं रहे, तो उसके लिए हम लेट का यूज करते हैं। तो द लेट प्राइम मिनिस्टर, तो लेट यानी कि प्राइम मिनिस्टर के लिए यूज किया गया है, और ये प्राइम मिनिस्टर अपने आप में बच्चे क्या है, एक नाउन है, और नाउन को क्वालिफाई करने वाला वर्ड एडजेक्टिव होता है, ना कि एडवर्ब होता है। तो यहाँ पर इसका आंसर एडजेक्टिव आएगा, ना कि एडवर्ब आएगा। हैव यू गॉट इट? देखिए क्वेश्चंस की प्लेसमेंट, वर्ड्स की प्लेसमेंट कहाँ है, वो किस तरह से फंक्शन कर रहा है, और उसकी प्लेसमेंट से ही बहुत सारी चीज़ें निर्धारित होती हैं कि वो क्वालिफाई किसी कर रहा है। तो एक्चुअल में पार्ट्स ऑफ स्पीच जो हैं वो इसी बात को बताते हैं कि वो काम किस चीज़ की तरह कर रहे हैं, और जिस तरह से वो फंक्शन करते हैं उसी के आधार पर उन्हें नाम दिया जाता है। शब्द एक ही होता है, वर्ड एक ही होता है, सारे नाम जो होते हैं उसके फंक्शन के आधार पर मिलते हैं बच्चे। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम करते हैं। देखिए नेक्स्ट जो हमारे पास क्वेश्चन है वो क्या है, देखिए नेक्स्ट जो हमारे पास क्वेश्चन है वो आइडेंटिफाई द टारगेटेड वर्ड, द मैनेज टू फिनिश द प्रोजेक्ट देमसेल्व्स। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अब यहां पर जो है मुझे ये बताइए कि देमसेल्व्स क्या ये पर्सनल प्रोनाउन है, क्या ये रिलेटिव प्रोनाउन है,
या फिर ये रिफ्लेक्सिव है, क्या ये एम्फेटिक है। तो देखिए रिलेटिव प्रोनाउन क्या करता है, रिलेटिव प्रोनाउन रिलेट करने का काम करता है जो एक वाक्य के बीच में आता है। ठीक है, रिलेटिव प्रोनाउन का स्पेशल क्लासेस आप लोगों को मिल जाएगी, आप देखना। फिर भी रिलेटिव प्रोनाउन रिलेट करने का काम कर रहा है। कैसे, एक हमारा ये क्लोज होता है और एक हमारा ये क्लोज होता है, या ऐसा भी हो सकता है कि क्लोज हमारे पास एक है तो उसके बीच में कहीं पर भी, या दोनों क्लोजेज के बीच में कहीं पर भी आपको क्या मिलेगा, रिलेटिव प्रोनाउन मिलेगा। तो यहां पर ऐसी बात नहीं है, इसको रिलेटिव प्रोनाउन की स्पेशल क्लास में डाली हुई है और दोबारा से रिलेटिव प्रोनाउन की क्लास डालेंगे। ठीक है, पर्सनल प्रोनाउन पर्सन से बना है, इसलिए ये पर्सनल प्रोनाउन जो आई है, वी है, यू है, ही, सी, इट और दे होते हैं, ये पर्सनल प्रोनाउंस होते हैं, तो पर्सनल प्रोनाउन नहीं है। अब बात आती है रिफ्लेक्सिव वर्सेस एम्फेटिक का। अभी इसी वीक में हमने क्लास डाली है रिफ्लेक्सिव वर्सेस एम्फेटिक। मैं दोबारा से आप लोगों को बता देता हूं कि रिफ्लेक्सिव वर्सेस एम्फेटिक क्या है। देखिए रिफ्लेक्सिव और एम्फेटिक दोनों के दोनों सेल्फ या सेल्व्स से बनने वाले जो प्रोनाउंस होते हैं वो हैं। सेल्फ जो होता है वो सिंगुलर होता है और सेल्फ जो होता है वो प्लूरल होता है। ठीक है, तो अब बात आती है कि यही तो रिफ्लेक्सिव होते हैं। कैसे, जैसे माई सेल्फ है, योर सेल्फ है, हिम सेल्फ है, हर सेल्फ है, इट सेल्फ है, और प्लूरल के अवर सेल्व्स है, योर सेल्व्स है और देम सेल्व्स है। तो यहां पर देम सेल्व्स आया हुआ है। ये दोनों या तो रिफ्लेक्सिव होते हैं या ये एम्फेटिक होते हैं। अब यही समस्या है कि हम पहचानेंगे कैसे कि रिफ्लेक्सिव कब होता है और एम्फेटिक कब होता है। तो देखिए बच्चे, मैंने आप लोगों को यहां पर यह बताया था कि वर्ब जो होती है, वर्ब के बाद में रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होता है, और जिस नाउन को यानी कि सब्जेक्ट को या नाउन या प्रोनाउन को एम्फासाइज करना हो उसके ठीक बाद में एम्फेटिक होता है। तो देखिए, क्या ये इस सब्जेक्ट को क्वालिफाई करने का काम कर रहा है, बताइए। क्या ये, उन्होंने कहा कि दे मैनेज्ड टू फिनिश द प्रोजेक्ट देमसेल्व्स, तो आप कहोगे सर वो अपने आप दे, ये तो दे को ही क्या कर रहा है, मॉडिफाई करने का काम कर रहा है कि उन्होंने खुद ने, तो इसी के ऊपर एम्फासाइज करने की बात की गई है। तो अब आप कहोगे कि सर नाउन के ठीक बाद में एम्फेटिक आता है, मैंने कही थी, लेकिन मैंने एक दूसरी बात भी कही थी, या तो नाउन या प्रोनाउन के ठीक बाद हम एम्फेटिक को लगा सकते हैं, या फिर बच्चे क्लॉज के एंड में हम एम्फेटिक को लगा सकते हैं। तो यहां पर हम इसको अगर ये कहें कि दे देमसेल्व्स मैनेज टू फिनिश द प्रोजेक्ट तो भी ठीक है, और यहां पर अगर देमसेल्व्स वाक्य के एंड में लगाया है तो भी ठीक है। इट मींस यहां पर ये एम्फेटिक प्रोनाउन आपका आंसर आएगा, रिफ्लेक्सिव नहीं आएगा। अब रिफ्लेक्सिव सर आपने कहा है वर्ब के बाद में, वर्ब के बाद में रिफ्लेक्सिव आता है, वो ऑब्जेक्ट का काम करता है बच्चे, क्या करता है, ऑब्जेक्ट का काम करता है। अब एम्फेटिक का मीनिंग दूसरी तरीके से समझने के लिए एक बात को समझिए, अगर हम रिफ्लेक्सिव को हटा देते हैं किसी वाक्य में, रिफ्लेक्सिव को हटा देते हैं तो वाक्य की जो सेंस होती है वो इनकम्प्लीट हो जाती है। लेकिन एम्फेटिक जो होता है वो एम्फासाइज के काम आता है, अगर हम उसको हटा भी दें तो वाक्य की सेंस जो है, उसका मीनिंग है वो इनकम्प्लीट नहीं होगा, वो डैमेज नहीं होगा। मान लीजिए हमने यही फुल स्टॉप लगा दिया तो भी वाक्य के मीनिंग के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ना है। लेकिन रिफ्लेक्सिव को हम क्या करेंगे, अगर हटा देते हैं तो वाक्य के मीनिंग को क्या करता है, डैमेज हो जाता है या फिर वो इनकम्प्लीट रहता है। तो ये प्रीवियस अभी 2-3 दिन पहले ही क्लास डाली, आप देख लेना, ठीक है। तो यहां पर ये रिफ्लेक्सिव नहीं होकर के एम्फेटिक है, ठीक है। तो यहां सबसे मेन बात कि ये यहां पर भी आ सकता है और ये वाक्य के एंड में भी आ सकता है। रिफ्लेक्सिव कभी भी सब्जेक्ट के रूप में नहीं आ सकता, वो केवल और केवल ऑब्जेक्ट के रूप में ही आ सकता है। तो ऑब्जेक्ट हमारे पास है ही द प्रोजेक्ट, ठीक है। तो ये एम्फेटिक है ना कि रिफ्लेक्सिव है। अगला सवाल,
अगला सवाल देखिए बच्चे, अगला सवाल है आप लोगों का, देखिए ये आ गया अगला उसी से रिलेटेड, ही हर्ट हिमसेल्फ। अब वही बात आती है कि ये यहाँ पर हिमसेल्फ, सेल्फ या सेल्ज वाला आ गया है, और सेल्फ और सेल्ज वाला अगर आ गया है तो अब मुझे बताइए कि अगर मैं इसको हटा देता हूं, ही हर्ट हिमसेल्फ, उसने खुद को हर्ट किया वाइल प्लेइंग फुटबॉल, जब फुटबॉल खेल रहा था। तो मैंने यही बात कही है, आप सेल्फ या सेल्फ को हटा करके देख लो, अगर हटाने से मीनिंग इनकम्प्लीट होता है या मीनिंग डैमेज होता है तो वो रिफ्लेक्सिव है, और अगर मीनिंग पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, मीनिंग डैमेज नहीं होता है, तो वो अपने आप में बच्चे क्या है, एम्फेटिक है। तो यहां पर देखिए उसने हर्ट करने का काम किया, खुद को हर्ट करने का काम किया। अब हम कहें ही हर्ट, उसने हर्ट करने का काम किया, भाई किसे किया, मुझे किया, तुम्हें किया, किसी और को किया, ठीक है। तो ये जो है ये देखो मैंने ये भी कहा था कि वर्ब के बाद में देखो बहुत सारी आइडेंटिफिकेशंस बताई हैं, वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट आता है, ऑब्जेक्ट की जगह पर ही रिफ्लेक्सिव आता है। तो यहां पर सब्जेक्ट है, वर्ब है, ऑब्जेक्ट है, अगर इसको हटा देते हैं तो मीनिंग इनकम्प्लीट होता है, सारी की सारी बातें फिट बैठ रही हैं। तो यहां पर ये एम्फेटिक नहीं है बच्चे, ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है। क्लियर है? चलिए अगला जो सवाल है हमारे पास वो क्या है, देखिए हु। अब रिलेटिव प्रोनाउन की हम बात यहां करते हैं। देखिए ये इंटेरोगेटिव प्रोनाउन और रिलेटिव प्रोनाउन एक जैसे होते हैं। देखिए डिमोन्स्ट्रेटिव नहीं है, डिमोन्स्ट्रेट का मतलब पॉइंट आउट करना है, जो अभी अभी मैंने बताया दिस, दैट, दीज और दोज होता है। इंडेफिनेट प्रोनाउन भी नहीं है, इंडेफिनेट क्या होता है, इंडेफिनेट होते हैं, कैसे बनते हैं कैसे नहीं, वन सॉरी बड़ी को लगा करके, ठीक है, या वन को लगा करके, किसके साथ, एवरी के साथ, नो के साथ, ईच के नो के साथ, या फिर एवरी के साथ लगा, जो हम बड़ी या वन को लगाते हैं, जैसे नो वन हो गया, नथिंग हो गया, ठीक है, एवरीवन हो गया, एवरीबडी हो गया, या फिर सम के साथ लगाकर समवन हो गया, समबडी हो गया, ठीक है। ये होते हैं हमारे इंडेफिनेट प्रोनाउन। इंडेफिनेट प्रोनाउन की स्पेशल क्लास डली हुई है, आप देख सकते हो। अब यहां पर हम बात करते हैं कि इंटेरोगेटिव और रिलेटिव एक जैसे होते हैं। मान लीजिए इसी का एग्जाम्पल हम ले लेते हैं, या तो हु है या फिर हुम है, ठीक है, विच है, ये सारे के सारे इंटेरोगेटिव भी यही होते हैं और बच्चे रिलेटिव भी यही होते हैं। लेकिन ये इंटेरोगेटिव तब होते हैं जब इनसे क्वेश्चन किया जाए। अब यहां पर ये देखिए, द मैन हु स्टोल द बैग हैज बीन अरेस्टेड, तो क्या यहां पर इस हु वर्ड से क्वेश्चन किया जा रहा है? नहीं किया जा रहा। तो जब इनसे क्वेश्चन नहीं किया जाए और इनसे क्वेश्चन जब नहीं किया जाता तो ये वाक्य के बीच में आते हैं। कोई भी वाक्य लिखते हैं उसके बीच में आ सकते हैं कहीं पर भी अकॉर्डिंग टू मीनिंग। लेकिन जब इनसे हम क्वेश्चन करते हैं तो सीधी सी बात है, क्वेश्चन करने के लिए इनको आना कहां पड़ेगा? वाक्य की शुरुआत में आना पड़ेगा। तो ये क्वेश्चन करते हैं, जबकि ये क्या करते हैं? रिलेटिव है, यानी कि रिलेट करने का काम करते हैं। तो इसलिए यहां पर ये रिलेटिव प्रोनाउन है, इंटेरोगेटिव प्रोनाउन नहीं है। रिलेट किसको करता है? इस मैन को रिलेट करता है, और जो अरेस्ट किया गया है उस व्यक्ति को रिलेट करने का काम हु कर रहा है। रिलेटिव प्रोनाउन की भी स्पेशल क्लास डाली हुई है, आप देख लेना। और बाकी दोबारा से एस्टेट के पर्सपेक्टिव को देखते हुए एक बार हम उसको दोबारा से भी डालेंगे, बाकी डली हुई है, आप देख लेना। तो यहां पर ये इंटेरोगेटिव नहीं होकर के क्या है? रिलेटिव प्रोनाउन है। अब अगला जो हमारा क्वेश्चन है वो देखिए, अगला जो क्वेश्चन है हमारा, आइडेंटिफाई द टारगेटेड वर्ड विच रूट। अब इसको भी देख लीजिए। देखिए यहां पर अब आप कहोगे सर क्या है? इंटेरोगेटिव। अभी अभी कहा आपने कि सर वाक्य की शुरुआत में होते हैं और साइन ऑफ इंटरोगेशन लगा हुआ है, इस बात का मतलब क्वेश्चन पूछा गया है। तो ये इंटेरोगेटिव वर्ड तो है, बिल्कुल क्या है? ये इंटेरोगेटिव वर्ड है। लेकिन अब हमारे सामने जो समस्या है उस बात को समझिए। ये तो हमारा रिलेटिव प्रोनाउन और डिमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन तो खत्म हो गया, आउट ऑफ डिस्कशन हो गया। सर ये इंटेरोगेटिव प्रोनाउन है या इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव है? तो बच्चे इंटेरोगेटिव प्रोनाउन और इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव का फर्क वही है जो अभी आप लोगों को एक बात बताया था कि ऐसे वर्ड्स
जो प्रोनाउन भी होते हैं और एडजेक्टिव भी होते हैं, पहचान करने का तरीका एक ही है। क्या आपको ये देखना है कि वो वर्ड वो किसी नाउन के साथ लगा हुआ है या अकेला है। अब अगर मैंने आपसे देखा यहां पर तो विच रूट, तो रूट अपने आप में क्या है बच्चे, नाउन है। रूट अपने आप में क्या है, नाउन है। नाउन के साथ लगकर क्वेश्चन कर रहा है, तो ये क्वेश्चन वर्ड तो है, इंटेरोगेटिव तो है, लेकिन ये प्रोनाउन नहीं है, ये एडजेक्टिव है। तो आपका जो आंसर होगा वो क्या आएगा, इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव आएगा, ना कि प्रोनाउन। अगर ये बिना नाउन के प्रयोग हो जाए, जैसे मैं कहूं विच इज योर फेवरेट मूवी, अब क्वेश्चन तो यहां भी हुआ है, और क्वेश्चन किससे हुआ है, WH वर्ड से हुआ है, यानी कि विच से हुआ है। लेकिन ये देखिए, क्या विच किसी नाउन के साथ है, विच किसी नाउन के साथ नहीं है, इसलिए ये प्रोनाउन है। लेकिन बच्चे विच यहां पर नाउन के साथ है, इसलिए ये क्या है, एडजेक्टिव है, तो इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव। क्लियर है, बताइए। कोई भी डाउट है आप अपना कमेंट कर सकते हैं, क्योंकि रिकॉर्डेड क्लास है, ठीक है, लाइव नहीं है, तो अगले दिन आप लोगों का सॉल्यूशन कर दिया जाएगा। तो ये हमारा लास्ट क्वेश्चन लेते हैं हम, ठीक है। 20 क्वेश्चंस के साथ साथ हमारा बहुत अच्छा डिस्कशन हुआ है, और अगले 20 क्वेश्चंस जो हैं वो हम नेक्स्ट क्लास में लेंगे। तो आज का हम ये लास्ट सवाल लेते हैं, और आ गया, देखिए ये तो हमने बोल ही दिया, ये करवा दिया आप लोगों को कि वहां पर विच किसके साथ था, नाउन के साथ था। और विच इज योर फेवरेट बुक अमंग दीज, तो विच यहां पर बिना किसी नाउन के आ रहा है बच्चे, तो यहां पर है इंटेरोगेटिव, लेकिन अब यहां पर ये प्रोनाउन है, अब ये एडजेक्टिव नहीं है। तो ये एक छोटा सा, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जो हमारा डिस्कशन था दोस्तों। और आगे आगे जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे लेवल और इंक्रीज होता जाएगा, ठीक है, क्योंकि बिल्कुल पहला जो हमारा सेंटेंस था वो बिल्कुल बेसिक लेवल पर था। धीरे धीरे हम चीज़ों को आगे बढ़ा रहे हैं। आगे की जो नेक्स्ट प्रैक्टिस होगी जो वो हम यानी कि अगली क्लास में लेकर आएंगे। तब तक आप लोग पार्ट्स ऑफ स्पीच को बहुत अच्छे से पढ़ लें, और आगे की क्लास हम अगले दिन करेंगे। तो मेरी लास्ट में फिर दोबारा से आप लोगों से यही रिक्वेस्ट है कि अपना फीडबैक जरूर दें, और ये बात मान के चलें कि 2 से 3 क्वेश्चन हर हाल में एचटेट में पार्ट्स ऑफ स्पीच से पूछेगा। अब जो जो क्लासेस आपकी डल रही हैं वो प्योर एचटेट बेस्ड चल रही हैं, कि उसमें किस तरह से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, किस तरह से आपको आंसर देने हैं, सारी की सारी बातें। देखिए कई बार ऐसा होता है कि बहुत ही कॉमन क्वेश्चंस होते हैं जो जल्दबाजी के अंदर गलत हो जाते हैं। आपको संयम से इस तरह के क्वेश्चन करने हैं, बहुत ही आराम से। बहुत ही कॉमन क्वेश्चन हैं ये सारे, इनमें कोई बहुत ज़्यादा बड़ा वो नहीं है कि आप लोगों को बिल्कुल ही समझ ना आए। तो धीरे धीरे लेकर के जब कॉम्प्लेक्स लेवल की तरफ हम बढ़ रहे हैं, ठीक है, वो बातें भी हम आप लोगों से करेंगे। क्लासेस आपकी अल्टरनेट डे पर हो रही है, और अल्टरनेट डे पर जैसे जितनी क्लासेस हो पा रही हैं वो अगर ज़रूरत पड़ी तो रूटीन से भी कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन फिलहाल मैं वो टॉपिक्स उठा रहा हूं जो एचटेट की एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। ठीक है दोस्तों, आज की क्लास को यहीं रोकते हैं। थैंक यू।